गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट JRF ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कुछ टाइम में होने ही वाला है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे किस तरीके से प्रिपेयर किया था, किन किन चीज़ों पे फोकस किया था एंड किस तरीके से प्रिपरेशन की थी सो दैट मैं विद इन 3 मंथ्स में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाई। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने अपनी जर्नी डिस्कस की है कि 3 साल के गैप के बाद कॉन्टीन्यूसली 4 टाइम मेरा नेट एंड JRF क्लियर हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी से। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 70% मैंने किन किन स्ट्रेटजी को अपनाया, किस तरीके से प्रिपरेशन की। इस वीडियो में हेल्प करना चाहूँगी कि आप भी सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। देखिए, स्टडी आपको वही सब चीज़ करना है, सब बच्चे वही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत आप भी कर रहे हैं। इवन हो सकता है कि आप उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन मेन हमें किस पे कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे नहीं जा रहे, उन सब चीज़ों पे आज हम इसमें बात करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको ऑन टाइम मिलते रहे। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ है, किन वजहों से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहला जो रहेगा वो आपका सिलेबस है। देखिए, सिलेबस हर किसी को पता होगा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो हम सिलेबस गो थ्रू करते हैं उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप NTA के 2 से 3 साल के पेपर को इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, उसमें 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके असर्शन रीजन से आते हैं, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके ऑथर्स एंड उनकी बुक से रिलेटेड आते हैं, एंड 10 to 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके मैचिंग बेसिस पे आते हैं, एंड 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। सो हमें ये देखना है कि NTA किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। हमारी जो प्रिपरेशन है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन है वो उस टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज किया डीपली, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर की जा रही है। उसके बाद मैंने 2 से 3 साल के जिसमें मैंने उनको सॉल्व करने से पहले उनको इवैल्यूएट किया कि क्वेश्चन NTA पूछ कहाँ से रहा है। जब मैंने उसको इवैल्यूएट किया तो मैंने देखा कि क्वेश्चन के जो टाइप है वो हर पेपर में सेम ही है। सो मैं इतनी मेहनत ना करूँ, जैसे क्वेश्चन बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ना करूँ। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब यही कहेंगे PYQ कीजिए, एंड मैं भी रिकमेंड करूँगी कि PYQ सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितने ज़्यादा PYQs लगाएंगे अच्छा रहेगा, लेकिन उस तरीके से PYQ आपको नहीं लगाने। मैंने उस तरीके से PYQ नहीं किया था। देखिए, PYQ इतना तो डैम श्योर है, NTA कोई छोटी एजेंसी नहीं है कि सेम PYQ को कॉपी पेस्ट कर देगा। काफ़ी लार्ज स्केल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एंड ओनली UGC के ही नहीं, काफ़ी अदर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, तो सेम PYQ कॉपी पेस्ट वो नहीं करेगा फॉर श्योर। तो हम PYQ क्यों करते हैं, उससे क्या हेल्प मिलेगी। तो PYQ को आपको इस तरीके से नहीं करना है। आप जो PYQ कर रहे हैं, सपोज़ आप पर्टिकुलर किसी थिंकर से PYQ बना है, तो आप उस थिंकर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि देखिए, मास्टर में सब ने अपने अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी डीपली स्टडी किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। एंड वही आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं एंड एग्ज़ाम दे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो हमने मास्टर में नहीं किए हैं, लेकिन NTA वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जो क्वेश्चन उसने अभी पूछा सेम वो नहीं पूछेगा, लेकिन उस थिंकर से रिलेटेड वो दूसरा क्वेश्चन पक्का फ्रेम करेगा ही करेगा। सो आपको जस्ट PYQ ही सॉल्व नहीं करना है, PYQ को डिटेल स्टडी करना है। मैं अगर अपना बताऊं, मैंने सिलेबस तो देखिए मास्टर में कंप्लीट हो गया था, नोट्स भी बनाए थे, तो वो बेसिक बुक पे मैंने इतना फोकस नहीं किया था। मेरा जो मेन फोकस रहा था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करती थी, एंड जो थिंकर्स मुझे न्यू लगते थे या जो चीज़ मुझे नहीं पता है उस पर मैं पूरा डिटेल स्टडी करती थी, देन उसके नोट्स बनाती थी। ट्रस्ट में गाइस, मेरे इस टाइप के नोट्स मतलब PYQ बेस पे जो मेरे नोट्स बने हैं
वो कम से कम मैंने 3-4 कॉपीज़ मैंने उस पर फिल कर दी होंगी। एंड एग्ज़ाम टाइम में मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती थी। एंड अभी आपके पास क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी दिन नहीं बचे हैं, सो आप मतलब थियोरेटिकल चीज़ों पे, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे ना जाके जितना आपने पढ़ा है, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए, पीवाईक्यू लगाइए। एंड पीवाईक्यू में जो आपको नहीं आता है, जो आपके लिए न्यू पीवाईक्यू है, न्यू थिंकर है, आप उसकी स्टडी कीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, यही आई थिंक यही मेथड था जिसके वजह से मैं इतने कम टाइम में, इतने बड़े गैप के बाद एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाई। मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ जब मैंने एग्ज़ाम दिया। मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो ऑलमोस्ट मैंने खुद को जो टाइम दिया था वो 6 मंथ का था कि मैं 6 महीने प्रिपेयर करूँगी। आफ्टर दैट मुझे मतलब ये अपना नेट क्वालिफाई करना है। लेकिन जब मेरा 3 महीनों के अंदर नेट क्वालिफाई हुआ, वो भी जनरल कैटेगरी से 98.35 परसेंटाइल से, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आफ्टर दैट जो मेरी मिस्टेक्स मैंने की थी जिसकी वजह से मैं JRF क्वालिफाई नहीं कर पाई, मैंने उन पे काम किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपना JRF भी क्वालिफाई कर पाई हूँ। सो सेकंड, आपको मैंने बता दिया कि PYQ को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मुझे अपने टाइम पे लगी वो यही थी कि PYQ को डिटेल स्टडी कीजिए उन थिंकर से, क्योंकि देखिए NTA अगर न्यू थिंकर से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होगा सेम थिंकर। जब आपने डिटेल स्टडी की आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे, अगर आपने डिटेल स्टडी नहीं की तो आप आंसर करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो पेपर 1 के लिए भी प्लस पेपर 2 के लिए भी रिकमेंडेशन यही है कि आप PYQ को डिटेल स्टडी कीजिए। थर्ड पॉइंट, यूनिट्स 20 हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। 10 यूनिट्स आपकी पेपर 1 की है, 10 यूनिट्स आपकी पेपर 2 की है। सो अगर बात की जाए यूनिट्स की तो वेटेज ऑलमोस्ट सब यूनिट का इक्वल है, लेकिन हार्ड वर्क में टाइम ज़्यादा लगेगा एंड आपके जो स्ट्रगल है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। एंड इस टाइम पे बच्चे कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो यूनिट्स यूज़फुल हैं, मतलब जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। लाइक अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, कुछ यूनिट्स हैं, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल हो गई, जिसमें आपके अगर आपका मैथ अच्छा है या आपके मतलब कैलकुलेशन अच्छे है तो आप वहाँ से डायरेक्ट मार्क्स कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है, लाइक जिनको चीज़ें याद रह जाती है, लाइक हायर एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया एंड टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो उन पे फोकस करें। जिनका मैथ अच्छा है वो उस पर फोकस करें। प्लस जहाँ से NTA क्वेश्चन फ्रेम करता है वो और भी वाइड है, मतलब कितना भी स्टडी कर जाओ वहाँ से सारे क्वेश्चन कभी ठीक होने के चांस होते ही नहीं हैं, कुछ ना कुछ न्यू होता ही है जो नहीं आता। अब मैं उन 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अगर न्यू है तो उन 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ? मैं उस मेहनत को उन यूनिट्स पे लगाऊँ ना जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, ICT हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। लॉजिकल रीजनिंग वैसे टफ है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन पे फोकस क्यों ना करूँ? इसलिए मैंने एनवायरनमेंट पे बहुत कम फोकस किया, हायर एजुकेशन पे बहुत कम फोकस किया। ऊपर की चीज़ें मैं देख के चली गई थी कि हाँ अगर ये चीज़ आ गई तो मैं ठीक कर आऊँगी, अदरवाइज़ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं तुक्का भी लगा के आऊँगी तो मैं भी सही होगा। ओके, सो मेरा जो मेन फोकस था उन यूनिट्स पे था जहाँ से डायरेक्टली एंड सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अकॉर्डिंग इतना ईजी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहाँ से कि वहाँ से सारे ही क्वेश्चन सही होने के चांस है। लिमिटेड थिंकर्स होते हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कौन सी थियरी किस थिंकर से रिलेटेड है, किसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, लाइक मेयो ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उस पे अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन आ चुका है। कभी एक्सपेरिमेंट का नाम पूछ लेता है, कभी एक्सपेरिमेंट का ईयर पूछ लेता है, कभी उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। जो टफ़ यूनिट्स मुझे लगी, जहाँ से मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे लगा वो था इंटरनेशनल रिलेशन से भी, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके थिंकर्स एंड उससे रिलेटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो न्यू, मतलब किसने कौन सा एग्रीमेंट किया है, तो मतलब वो थोड़ा सा आपका हो जाता है करंट अफेयर बेस।
एंड करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मुझे करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। तो करंट अफेयर मैं नहीं करके जाती थी, इसलिए जो चीज़ें एज इट इज़ पूछी जा सकती हैं उसको मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में किया। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ भी दूँगी तो बड़ी बात नहीं है, उसमें तुक्का में भी लग जाए और यूनिट्स पे फोकस करो। तो इस तरीके से आप कीजिए, यूनिट्स को डिवाइड कर लीजिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप उन पे फोकस कीजिए, जहाँ से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं। कभी कभी आप तुक्का लगाएंगे वो सही जा सकता है, अगर नहीं भी जाएगा तो अगर आप 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप JRF क्वालिफाई हैं। तो 75 आप 25 में कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं ना, आप सब चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी एंड आपका नेट JRF करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ यूनिट्स को देखिए, पूरा तो मत छोड़े, लेकिन हाँ कुछ यूनिट का कुछ पोर्शन हम छोड़ सकते हैं। अब लाइक यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वहाँ से पहले मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके थिंकर्स एंड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आते हैं कि किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है, किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, या तो उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है या फिर आपका मैचिंग में आ सकता है। तो आप जब स्टडी कर रहे हैं ना, तो स्टडी करते टाइम आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उस यूनिट से उसी टाइप से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस मेथड से करेंगे सो 15 to 20 डेज़ बचे हैं, इसमें आपका परफॉर्मेंस काफ़ी चेंज हो जाएगा। PYQ लगाइए लेकिन विद डिटेल स्टडी, अदरवाइज़ ऐसे PYQ लगाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, अब जो टाइम बचा है उसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो आपका नेट JRF नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, उसके बाद PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ में जो चीज़ आपको नहीं आ रही आप उसकी स्टडी कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए। सो आपने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया लेकिन आपने PYQ कर लिया, PYQ में जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कर लिया। सो ट्रस्ट मी गाइस, आप इतने कम टाइम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इसी मेथड को अपनाया था एंड इसी मेथड के थ्रू विदिन 3 मंथ्स में मैं अपना नेट क्वालिफाई कर पाई थी। यही सब स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी। सबसे पहले आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो आप आज ही जाइए अपने PYQ देखिए। PYQ अगर आपको रिक्वायर्ड होगा उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आप NTA या UGC की साइट पे जाइए, आपको बहुत स्मूथली PYQ मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप 2023 में 3 पेपर हुए हैं, तीनों पेपर को एनालाइज़ कीजिए। 2022 एंड पेपर मतलब 3 से 4 पेपर को एनालाइज़ कीजिए। दैन देखिए किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रिपेयर कीजिए कि यहाँ से आपके मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैचिंग को मैं कैसे याद करूँ। एंड बच्चों का होता है मतलब काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। एक तो NTA भी थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि बच्चों के दिमाग में वही रहता है, तो उन डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। आपका एग्ज़ाम जून 18 को हो, अच्छी बात है। अगर वही आपका 25 जून को भी होगा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्लस पॉइंट है, आप उतना और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम वही अगस्त सितंबर में होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम आपका जून में या फिर अगर बहुत ज़्यादा खिंचा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चला जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। इन केस अगर जुलाई में भी जाता है सो आपके लिए वो बोनस टाइम समझ लीजिए जिसमें आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है, उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपका जून का एग्ज़ाम निकल जाएगा। वो मत करके जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ उस मेथड पे जाइए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।